हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ लैंग्वेज के अंदर इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अपने पास C++ में दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे वो था नन इनलाइन फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं बाय प्रीफिक्सिंग द कीवर्ड इनलाइन, वो फंक्शन होता है इनलाइन फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों फंक्शंस को देखेंगे बहुत ध्यान से, और इनलाइन फंक्शंस को स्पेशली जानेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, ताकि एक ही वीडियो इनलाइन फंक्शन और नन इनलाइन फंक्शन दोनों को समझने के लिए काफी हो। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबोटेक। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग सबसे पहले चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सपोज दो नंबर हम लोगों को लेना है, ठीक है, यूजर से, और दोनों का सम निकालना है, तो नॉर्मली हम लोग एक अगर फंक्शन बनाते हैं void sum, तो हम लोग यहाँ पे दो पैरामीटर ले लेते हैं, int a b, आप जो भी नाम ले लो, और यहाँ पे cout से हम लोग मैसेज दे देते हैं कि भाई सम इज, और सम का वैल्यू a प्लस बी है ना। देखो यहां पे ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपका हो गया नन इनलाइन फंक्शन। क्यों नन इनलाइन हो गया? क्योंकि इस फंक्शन को जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो void के पहले इनलाइन कीवर्ड नहीं लगाए हुए है ना। दूसरे ही तरफ अगर मान लो कि हम लोग यहां पे इनलाइन फंक्शन हम लोगों को बनाना हो, तो बस सिर्फ void के पहले हम लोगों को इनलाइन कीवर्ड लिख देना है, और यहां पे चलो सम का नाम हम लोग ऐड कर देते हैं, पैरामीटर का नाम आप a और b ही रहने दो, या चाहो तो चेंज कर लो, और यहां सपोज हम लोग मैसेज दे देते हैं कि एडिशन इज a प्लस बी। ओके, तो चलिए ये आपका दोनों डिफिनीशन हो गया। यहां एक तरफ शुरू में आपने नन इनलाइन फंक्शन सम नाम का बना लिया, और यहां पे फिर उसके बाद इनलाइन फंक्शन बना लिया जिसका नाम ऐड है। दोनों ही एडिशन निकालने का काम कर रहा है, दो वैल्यू को ऐड करने का काम कर रहा है। अब मेन फंक्शन में मान लो हम लोग एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, num1 num2। ओके, और यहां पे यूजर से हम मैसेज देते हैं यूजर को कि इंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, और ये हम लोग ले लेते हैं सीन करके num1 में। सिमिलरली फिर एक दूसरा मैसेज देते हैं इंटर सेकेंड इंटीजर, और यहां इसको num2 में रख लेते हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग सम को कॉल करते हैं num1 num2 के साथ, जो कि ये कॉलिंग क्या चीज का हो रहा है, ये नन इनलाइन फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है, कॉलिंग ऑफ अ नन इनलाइन फंक्शन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सम। इसी तरह से चूंकि अपने पास इनलाइन फंक्शन भी है, तो चलो इसको भी हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो ये आपका कॉलिंग हो रहा है इनलाइन फंक्शन का, जिसका नाम सम नहीं है बल्कि ऐड है। अभी हम लोग इसको सिंपली एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। देखो दोनों ही सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यहां तक तो कोई फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। तो एक एक करके देखो कैसे सारा चीज खुलता है। अब जैसे देखो यहां मैंने पहले नंबर में, पहले इंटीजर में 12 डाला और दूसरे में मान लो 60 डाला, तो देखो दोनों ही जो है 72 प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, मैसेज अलग है, चूंकि मैंने वहां पे मैसेज अलग डाला है, वो अलग चीज है, लेकिन रिजल्ट तो 72 है। ओके, अब होता क्या है सो समझिए। देखिए इनलाइन फंक्शन जब आप बनाते हैं ना C++ में, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको फंक्शन के डेफिनेशन में इनलाइन कीवर्ड को प्रीफिक्स करना होता है, और इससे फंक्शन तो चलो इनलाइन बन जाता है, लेकिन और क्या खासियत है, इससे इंप्रूव हो जाता है परफॉर्मेंस किसका, फंक्शन के कॉलिंग का। कैसे भाई? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं बाय प्रीफिक्सिंग इनलाइन, तो देखो समझना ध्यान से, जब यहां पे हम लोग नन इनलाइन फंक्शन सम को कॉल किया ना, तो यहां से मेन फंक्शन से कंट्रोल जंप करके जाएगा सम फंक्शन के अंदर, और सिर्फ
कंट्रोल नहीं जाएगा, यहां से num1 और num2 का वैल्यू भी जाएगा, मतलब कि मेन थोड़ी देर के लिए सस्पेंडेड स्टेट में चला जाएगा मेन फंक्शन, और यहां आके num1 का वैल्यू a में आ जाएगा और num2 का वैल्यू b में आ जाएगा। अब यहां कंप्लीटली एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ये आउटपुट चला आएगा, उसके बाद वापस से ये चला आएगा अपने इस लाइन में, है ना। तो यहां पे मेन फंक्शन का सस्पेंशन हुआ, फिर सम फंक्शन जो है वो एक्टिव हुआ, वहां सारा एग्जीक्यूशन हुआ, फिर वहां से वापस आया। लेकिन जब आप इनलाइन फंक्शन को कॉल करोगे तो कंपाइलेशन ही के वक्त में ये जो लाइन है ना, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ऐड num1 num2, इसके जगह पर ये पूरा डेफिनेशन उठ के चला आएगा। हालांकि यहां पर डेफिनेशन एक लाइन का है, अगर 2 4 10 लाइन का भी होगा तो वो डेफिनेशन पूरा का पूरा उठ के चला आएगा, जैसे मैक्रो के केस में आता है ना। तो ये यहां पे चलाएगा, तो इससे क्या होगा कि मेन को सस्पेंड होने की जरूरत नहीं होगी, जिससे सीपीयू का ओवरहेड कमेगा। क्योंकि जब कोई एक फंक्शन सस्पेंड होता है तो सीपीयू के रजिस्टर में बहुत सारा मेंटेनेंस का काम होता है कि भाई मेन सस्पेंड हो रहा है तो मेन जिस वक्त सस्पेंड हो रहा है कि क्या स्टेटस है उसका, फिर सम कॉल हो रहा है तो सम को फिर लाओ कैश में, उसको एग्जीक्यूट कराओ, फिर उसको सस्पेंड करो या टर्मिनेट करो, जो भी करना है, फिर वापस से आओ मेन फंक्शन को एक्टिवेट करो उसी पॉइंट से जहां से सस्पेंड किए थे। लेकिन जब इनलाइन फंक्शन को आपने कॉल किया तो कंपाइलेशन के वक्त में ही यहां पे ऐड फंक्शन जो कि इनलाइन फंक्शन है उसका सारा डिफिनीशन ये यहां पे रिप्लेस कर देगा। हालांकि इससे सोर्स फाइल का साइज थोड़ा सा बढ़ता है, ये एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये बेसिक वर्किंग स्टाइल है इनलाइन फंक्शन का, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे कि इनलाइन फंक्शन और नॉन इनलाइन फंक्शन में क्या अंतर है, तो आप यही जवाब दोगे कि सर नॉन इनलाइन फंक्शन जो होता है जब हम लोग उसको कॉल करते हैं ना तो कंट्रोल करंट फंक्शन को सस्पेंड करते हुए करंट फंक्शन से जंप करता है जिस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं जो कि नॉन इनलाइन फंक्शन है वहां, और वहां से फिर वापस आता है। लेकिन इन द केस ऑफ इनलाइन फंक्शन ऐसा सस्पेंशन नहीं होता है, बल्कि इनलाइन फंक्शन के अंदर उसके बॉडी में जो भी कोड लिखा हुआ होता है वो रिप्लेस कर देता है आपके कॉलिंग सेक्शन को, मतलब कि जहां से आपने कॉल किया, जो मैंने अभी हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ की फीचर्स हैं इनलाइन फंक्शन के, जैसे इनलाइन फंक्शन को जब भी आप डिफाइन करोगे तो आप प्रीफिक्स करोगे, यूज करोगे इनलाइन कीवर्ड को, है ना। हमेशा पहले इसको रखना है डिफिनीशन में, प्रीफिक्स करना है, ठीक। डायरेक्ट कोड इंसर्शन हो जाता है, फंक्शन के बॉडी के अंदर जो भी कोड होता है ना लिखा हुआ वो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाता है उस जगह पर जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया है। तो इससे फंक्शन के कॉलिंग में जो ओवरहेड है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तीसरा मैटर है इसका स्कोप। देखो इनलाइन फंक्शन को वैसे स्मॉल होना चाहिए क्योंकि रिप्लेसमेंट होना है, इनलाइन फंक्शन के बॉडी में जो भी कोड आप लिखोगे वो रिप्लेस करेगा जहां से आप कॉल कर रहे हो। तो अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा ना तो फिर आपका फाइल का साइज, सोर्स फाइल का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं फिर परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि इनलाइन फंक्शन को हमेशा छोटा रखना है, ठीक है, तभी आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा, इंक्रीज होगा, अदरवाइज रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक और भी चीज आ जाता है, कंपाइलर का कंट्रोल यहां पे होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कंपाइलर इग्नोर भी कर सकता है इनलाइन कीवर्ड को। कब? जब वो देखता है कि इनलाइन कीवर्ड से फंक्शन तो बना दिया गया लेकिन फंक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा हेवी है। तो उस केस में कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को इनलाइन माने या नहीं माने, क्योंकि अगर इनलाइन रिक्वेस्ट को वो इग्नोर कर देगा तो फिर वो नॉन इनलाइन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अगर आप कोई फंक्शन इनलाइन बना रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो देखो मैंने बहुत सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं रखा है। इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करना कब है? देखो वैसे फंक्शन को के केस में करो जो एक तो सबसे पहले छोटा हो, मतलब जिसके बॉडी के अंदर बहुत कम कोड लिखा हुआ हो और बहुत बार यूज होने वाला फंक्शन हो। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी क्लास में गेटर और सेटर होता है, तो गेटर और सेटर फंक्शन के लिए भी हम लोग इनलाइन फंक्शन को ही यूज करेंगे, क्योंकि गेटर और सेटर में हम लोग क्या करते हैं, तो क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है उसके
वैल्यू को हम लोग फेच करते हैं तो 1-2 लाइन का कोड होता है या 10 लाइन का कोड हो सकता है। सेटर में हम लोग क्या करते हैं, तो बाहर से जो वैल्यू हम लोग भेजते हैं वो क्लास के एट्रीब्यूट में जाके असाइन होता है, तो उसका भी कोड छोटा होता है, तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, है ना। एडवांटेजेस है वही, फंक्शन कॉलिंग जो है उसका ओवरहेड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो थोड़ा हाई हो जाता है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है ना। कोड रीडेबिलिटी भी ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, ये कोड को जो है क्लीनर बनाता है, परफॉर्मेंस बेहतर करता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि फाइल का साइज, बाइनरी साइज जो होता है, मतलब कि आपके कोड का जो EXE फाइल बनेगा ना, उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। खास के तब जब आपका इनलाइन फंक्शन लार्ज होगा और अगर उसको कंपाइलर ने इग्नोर नहीं किया तो कहीं ना कहीं कैश एफिशिएंसी को ये रिड्यूस कर देता है। अगर कोड का साइज बहुत ज़्यादा होगा तो ये कहीं ना कहीं CPU के कैश एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा, क्योंकि रन टाइम वो कैश मेमोरी से ही तो होके जाएगा और कंपाइलर पे डिपेंडेंसी है, कंपाइलर चाहे तो इग्नोर भी कर सकता है इनलाइन रिक्वेस्ट को। तो ये कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड आपका की फीचर्स था, और कहाँ यूज़ करना ये भी मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से, जो कि बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल समझाया था, इसको देखने के बाद आप लोग बहुत आराम से इनलाइन फंक्शन को यूज़ कर सकोगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल पे पहले से भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।